हेलो जी, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपने नोड जेएस को अपने माई सीक्वल डेटाबेस के साथ किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं और माई सीक्वल डेटाबेस में जो भी डेटा हमारा पड़ा हुआ है उसको किस तरह नोड के थ्रू फेच करा सकते हैं। मोटे तौर पे हम लोग एक एपीआई क्रिएट करने वाले हैं और जो भी माई सीक्वल डेटाबेस में जो भी डेटा पड़ा होगा उस डेटा को हम निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ अपने सिस्टम में मेक श्योर कर लो कि आपके पास कम से कम 3 चीज़ें जो रिक्वायर्ड है वो इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। पहला माई सीक्वल, दूसरा नोड जेएस, तीसरा वीएस कोड। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप प्लीज़ पहले इंस्टॉल कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में तीनों के लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। मेरे सिस्टम में तीनों चीज़ें इंस्टॉल्ड है, तो मैं अपना वीएस कोड मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। मेरे पास मैं एक डायरेक्टरी में जाता हूँ यहाँ पर और मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फ़ोल्डर का नाम देता हूँ माई एपीआई। आप कुछ भी दे सकते हैं और उस फोल्डर को ओपन कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर फोल्डर क्रिएट किया, उसको ओपन कर लिया वीएस कोड के अंदर में। अब मैं वीएस कोड का टर्मिनल ओपन करने जा रहा हूँ। ये मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है। सबसे पहला काम जो मेरा होगा, इस फोल्डर के अंदर में मुझे अपना npm को इनिशलाइज करना है। npm इनिशलाइज करने के लिए आप कमांड देंगे npm init init और आप इंटर मारेंगे तो आपसे कुछ सवाल पूछेगा। तो आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ फिल करूँगा, वो है ऑथर। ऑथर में मैं अपना नाम देना चाहूँगा। मैंने अपना नाम दे दिया, गौरव सिंह। अब चाहें तो इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। मैंने यहाँ पर ये हो चुका है सक्सेसफुली। आप देख सकते हैं कि पैकेज डॉट जेएसएन एक फोल्डर एक फाइल बन चुकी है मेरे फोल्डर के अंदर में। दूसरा स्टेप जो है, आपको 2 पैकेजेस रिक्वायर्ड होंगे। पहला पैकेज आपको एक्सप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, दूसरा पैकेज आपको माई सीक्वल का इंस्टॉल करना पड़ेगा। पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं, आप कमांड लिखेंगे npm i या npm install, आप पैकेज का नाम देंगे और एंटर मारेंगे तो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। मैं एंटर मारता हूँ, आप देखेंगे कुछ सेकंड लेगा एक्सप्रेस इंस्टॉल होने के लिए। ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप, इंस्टॉल हो चुका है। दूसरा मैं इसी तरह से माई सीक्वल को इंस्टॉल कर लेता हूँ, एंटर मारूंगा, ये भी 2-4 सेकंड लेगा और ये भी इंस्टॉल हो चुका है। आप इसको क्रॉस चेक करने के लिए वापस से पैकेज डॉट जेएसएन की फ़ाइल खोलेंगे और आप डिपेंडेंसीज में चेक करेंगे तो आपको ये दोनों चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। अगर ये दोनों चीज़ें वहाँ पर हैं, इसका मतलब सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है दोनों पैकेजेस आपके उस पर्टिकुलर फोल्डर में। अब इस फोल्डर के अंदर में मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। मैं फ़ाइल का नाम दूंगा index.js। आप अपने मन के हिसाब से अपने फ़ाइल का नाम दे सकते हैं, server.js, app.js या आपका नाम.js, एनीथिंग, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इस फाइल के अंदर में आ जाते हैं। इस फाइल के अंदर में मैंने दोनों पैकेजेस जो इंस्टॉल किए थे, सबसे पहले तो मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट किस तरह करेंगे, इंपोर्ट रिक्वायर के थ्रू मैं इंपोर्ट करूँगा। कॉन्स्ट लिखूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा और रिक्वायर लिखूँगा और रिक्वायर के अंदर में मेरा जो पैकेजेस है मैं उसका नाम दे दूँगा। इस तरह से ये इंपोर्ट हो गया। इसी तरह मैं मेरा दूसरा पैकेज मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ जो कि है माई सीक्वल का। मैं वेरिएबल का नाम भी यहाँ चेंज कर देता हूँ, माई सीक्वल कर देता हूँ। यहाँ पर दोनों पैकेजेस इंपोर्ट हो चुके हैं। अब मेरा तीसरा टास्क जो होगा, वो जो मेरा एक्सप्रेस मैंने इंपोर्ट किया था उसको एक वेरिएबल में कॉल करना। किस तरह कॉल करेंगे, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लीजिए। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ऐप नाम का। आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी अगेन आपकी मर्जी है। और मैं यहाँ पर एक्सप्रेस को इस तरह से कॉल कर लूँगा। यहाँ पर मेरा एक्सप्रेस कॉल हो चुका है। एक्सप्रेस कुछ नहीं है दोस्तों, एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है नोड जेएस के लिए। ठीक है, अगर आप फिर भी फ्रेमवर्क लाइब्रेरी एक्सप्रेस के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। आगे का काम मेरा है, मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, आप उसको देख सकते हैं। तो अब हमारा जो केस है, हमें अपना पोर्ट को लिसन करना है। पोर्ट कैसे लिसन करेंगे, हमने जो वेरिएबल जहाँ पर एक्सप्रेस को हमने कॉल किया है
उस वेरिएबल के अंदर में हम लिसन करेंगे ऐप डॉट लिसन। लिसन एक्चुअली में दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर लेगा आपका पोर्ट, दूसरा पैरामीटर लेता है एक कॉलबैक फंक्शन। तो बना लेते हैं कॉलबैक फंक्शन, मैंने बना लिया। और इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर में मैं एक कंसोल लगाऊंगा। ये कंसोल मैं किस लिए लगा रहा हूँ वो मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं यहाँ पर पहले तो सर्वर स्टार्टेड एट द रेट ऑफ 5050, मैं पहले पोर्ट एक डिफाइन कर लेता हूँ। एक मैं पोर्ट मैं यहाँ पर बना लेता हूँ कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू, मेरा पोर्ट होगा 5050। आपके केस में आप पोर्ट कुछ भी ले सकते हैं, 3000 4000 8000, जो आपका मन करे वो आप पोर्ट रख सकते हैं। अब मेरा पोर्ट 5050 पर जब ये रन होगा तो मुझे कंसोल में मेरे टर्मिनल में ये मैसेज डिस्प्ले होगा सर्वर स्टार्टेड एट द रेट 5050। इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरा सर्वर जो है वो सही से चल रहा है, सही से रन कर रहा है। तो इसीलिए मैंने ये कंसोल लगाया है। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा तैयार है। तो जल्दी से हम इसको गेट करके इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। तो गेट करने के लिए हम ऐप डॉट गेट लिखेंगे। गेट अगेन दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर आपका राउट का लेगा, आपका जो पाथ होगा, मेरा जो राउट मैं बनाऊंगा वो स्लैश डाटा करके बनाऊंगा, आप कुछ भी बना सकते हैं। और दूसरा पैरामीटर जो लेता है वो अगेन एक कॉलबैक फंक्शन लेगा। मैंने बना दिया कॉलबैक फंक्शन एक यहाँ पर। और ये कॉलबैक फंक्शन अपने आप में दो पैरामीटर लेता है, एक रिक्वेस्ट एक रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट के लिए मैं REQ लिख देता हूँ और रिस्पॉन्स के लिए RES लिख देता हूँ। अब क्योंकि रिक्वेस्ट में यहाँ से कुछ भेज तो नहीं रहा हूँ ना, यहाँ से मैं कुछ भेज नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ से ले रहा हूँ, मतलब मुझे रिस्पॉन्स चेक करना है। तो रिस्पॉन्स मैं चेक करूँगा RES.json करके, और JSON इसके अंदर में मैं कुछ फिल कर देता हूँ सक्सेस, और यहाँ मैं लिख देता हूँ वर्किंग सक्सेसफुली, वर्किंग फाइन लिख देता हूँ। तो ये मेरे को एक रेस्पॉन्स देगा, और रेस्पॉन्स में क्या देगा, ये जो मैंने लिखा है जब मैं इस सर्वर को रन करूँगा। ठीक है, चलिए ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो चुका है। तो इसको एक बार रन करके इसको टेस्ट भी कर लिया जाए। अच्छा, रन करने के लिए अगेन हमारे पास दो तरीके हैं। या तो पहला तरीका, हम नोड अपने फाइल का नाम, मेरे केस में index.js है, ये देके इंटर मारूंगा तो मेरा सर्वर देखिए आप यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। पहला तरीका तो ये है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, Ctrl+C आप दबाएंगे तो ये सर्वर आपका एंड हो जाएगा, किल हो जाएगा सर्वर आपका। दूसरा तरीका जो प्रेफर तरीका है वो है नोडमॉन। अब नोडमॉन क्या चीज़ है मैं दिखाता हूँ आपको। आप पहले ब्राउज़र पे आ जाइए। यहाँ पर मैंने ब्राउज़र खोल लिया है। यहाँ पर मैं npm.js.com पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ नोडमॉन। नोडमॉन बेसिकली अगर आप अपने कोड में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो नोडमॉन ऑटोमेटिकली सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा। आपको मैन्युअली सर्वर को किल करके वापस से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो चेंजेस को डिस्प्ले कराने के लिए। नोडमॉन ऑटोमेटिकली सर्वर को रीस्टार्ट करता है, इसीलिए ये प्रेफर तरीका होता है सर्वर चलाने के लिए। बट आप एक चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जब भी इसको इंस्टॉल कीजिएगा तो npm इंस्टॉल -g नोडमॉन करिएगा। -g का मतलब होता है आप ग्लोबली आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपके सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा और आपको बार बार इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी नोड के प्रोजेक्ट में बस नोडमॉन अपनी फ़ाइल का नाम लिखिएगा तो वो ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा। जैसे मेरे केस में मैंने ग्लोबली ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं यहाँ पर नोडमॉन अपने फाइल का नाम लिखूँगा, .js दूंगा और एंटर मारूंगा तो मेरा सर्वर चल पड़ेगा। आप देखिए मेरा सर्वर चल पड़ा है। अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पर फाइन की जगह मैं सक्सेसफुल लिखता हूँ, सक्सेसफुल, तो आप देखिए सर्वर रीस्टार्ट हुआ और वापस से चल पड़ा, वापस से इसकी ओरिजिनल स्टेट में आ चुका है जो करेक्ट स्टेट है। तो ये फ़ायदा है नोडमॉन का। अगर मैं नॉर्मली नोड के थ्रू
सर्वर को चला रहा होता तो पहले मुझे सर्वर को किल करना पड़ता ये चेंजेस देखने के लिए, और फिर मुझे इसको स्टार्ट करना पड़ता। तो लेकिन नोडमोन का ये फ़ायदा है। तो चलिए इसको ब्राउज़र में अपने टेस्ट कर लेते हैं कि ये हमारा जो मैसेज है ये आ रहा है ब्राउज़र में, नहीं आ रहा है। उसके लिए आप ब्राउज़र में आ जाइए और लोकल होस्ट लिखेंगे, अपने पोर्ट का नाम लिखिए। मेरे केस में मेरा पोर्ट है 5050। आप प्लीज़ क्रॉस चेक कर लीजिएगा आपका क्या है पोर्ट, और स्लैश जो भी आपका राउट है। मेरा राउट मेरे केस में डेटा है, आप अपना चेक कर लीजिएगा। मैं एंटर मारूंगा, देखिए वर्किंग सक्सेसफुल। जो ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, ये rest.json से आ रहा है। मैं कोड में दिखा भी देखता हूँ, ये मैसेज यहाँ से आ रहा है। इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है। तो अभी तक हमने 60-70% अपना काम कर लिया है। अब आते हैं माई सीक्वल की तरफ में। माई सीक्वल में आने से पहले आपने जो अपने सिस्टम में माई सीक्वल इंस्टॉल किया था उसके साथ जो वर्कबेंच है वो खोल लीजिए। उसके लिए आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं वर्कबेंच। सर्च करेंगे तो यहाँ पर ऐसा मिल जाएगा माई सीक्वल वर्कबेंच। वर्जन कुछ भी हो सकता है आपके केस में, तो उससे मत डरिएगा। तो ये खुल चुका है, कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ये पासवर्ड मांगेगा। आपके केस में पासवर्ड मांगेगा। मैंने क्योंकि थोड़ी देर पहले ही इसको बंद किया था तो मेरे केस में अभी ये पासवर्ड नहीं मांग रहा। अगर पासवर्ड मांगेगा तो आपने जो पासवर्ड दिया होगा इंस्टॉलेशन के टाइम में वो पासवर्ड वहाँ पर दे दीजिएगा। और यहाँ पर आप स्कीमा पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए नीचे स्कीमा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस इसका खुलेगा। आप यहाँ आके राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट स्कीमा पे क्लिक करेंगे। क्रिएट स्कीमा का मतलब बेसिकली आप एक डेटाबेस का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर में आपकी टेबल्स होंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से ये आ गया, ये नाम पूछ रहा है तो मैं अपने डेटाबेस का नाम देना चाहूँगा। यहाँ पर मैं अपना डेटाबेस का नाम देता हूँ कंपनी डेटा। कंपनी डेटा। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई का बटन है। इस अप्लाई के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई पे वापस से क्लिक करेंगे और वापस से फिनिश पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं जो मैंने स्कीमा बनाया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब आपको टेबल क्रिएट करनी है। टेबल क्रिएट करने के लिए आप इसको ड्रॉप डाउन करिएगा ऐसे और टेबल पे आइएगा। वापस से ये राइट क्लिक कीजिएगा, क्रिएट टेबल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से कुछ इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले तो आपको टेबल का नाम देना है अपने, जो भी आपके केस में आपका टेबल का नाम हो। मेरे केस में मैं अपने टेबल का नाम एम्प्लॉई डेटा दे देता हूँ। अब आपको कॉलम्स क्रिएट करने हैं। कॉलम्स आप यहाँ पर जो ये ब्लैंक एरिया दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कॉलम नेम लिखा हुआ आ रहा है, नीचे उसके ब्लैंक एरिया, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने कॉलम्स का नाम देख सकते हैं। तो एम्प्लॉई डेटा में मैं कॉलम का नाम देना चाहूँगा। पहला मेरा कॉलम होना जा रहेगा जो आईडी का होगा। आईडी इंटीजर फॉर्म में होगा। ऑफ कोर्स मैं प्राइमरी की रखूँगा इसको और नॉट अ नल रखूँगा। प्राइमरी की का मतलब होता है कि आप उसका डुप्लीकेट नहीं कर सकते। अगर मैंने प्राइमरी की 1 दे दिया तो उस टेबल में 1 नाम की दूसरी कोई आईडी नहीं हो सकती है, यूनिक होगी। और नॉट अ नल का मतलब वो खाली नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है मैं आईडी को प्राइमरी की और नॉट अ नल देना चाहूँगा। दूसरा मैं कॉलम बना लेता हूँ, यहाँ पर नाम होगा। यहाँ पर मैं EMP इस तरीके से मैं दूसरा कॉलम बनाता हूँ, मतलब नेम का। नेम varchar में रखेंगे, मतलब करेक्टर्स में रखेंगे। और ये जो बीच में 45 आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है लिमिट। आप लिमिट कितनी सेट कर रहे हैं कि इतने करेक्टर्स मैक्सिमम आप दे सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा, 65 करेक्टर्स कर देता हूँ। और इसको अगेन प्राइमरी नहीं करूँगा क्योंकि जाहिर सी बात है नाम तो एक जैसे हो सकते हैं। तो इसको मैं नॉट अ नल ज़रूर करूँगा क्योंकि एम्प्लॉय का नाम तो हो ही होगा। तीसरा यहाँ पर मैं कॉलम बना लेता हूँ एक एम्प्लॉई एज। एम्प्लॉय की एज भी हो सकती है, तो जाहिर सी बात है एज जो है वो इंटीजर में होगी यानी नंबर्स में होगी। तो मैं इंटीजर दे देता हूँ, अगेन नॉट अ नल दे देता हूँ। इसको मैं खाली नहीं रखना चाहता हूँ, वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए। एक सैलरी का मैं बना लेता हूँ, एम्प्लॉय सैलरी, EMP सैलरी। सैलरी अगेन
सैलरी मनी जो होता है वो इंटीजर नंबर्स फॉर्म में होता है, तो मैं वो दे देता हूँ। और इसको भी नॉट अ नल दे देता हूँ, क्योंकि एम्प्लॉय काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसको सैलरी तो मिल ही रही होगी। तो यहाँ पर मैंने टोटल 4 फील्ड्स बना लिए हैं, 4 कॉलम्स बना लिए हैं। अब इसको मैं यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ से अप्लाई कर दिया और यहाँ पर एक फिनिश मैं कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और अब आप देखेंगे टेबल्स के अंदर में तो आपको ये एम्प्लॉय डेटा का ये फील्ड मिल जाएगा। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, आप इस टेबल को देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप आईडी फिल कर लीजिए। आप आईडी कुछ डेटा डाल लेते हैं इस टेबल के अंदर में। पहला आईडी, एम्प्लॉय का नाम कुछ दे देते हैं, मान लीजिए अमित कुमार है एम्प्लॉय का नाम। एम्प्लॉय की एज मान लीजिए 34 ईयर्स का है। इसकी सैलरी मान लीजिए 50,000 है। 50,000 हो गया। 50,000 हो गया। कुछ और डाटा दे देते हैं। आईडी सेकेंड, इसका नाम मान लीजिए वरुण है। इसकी एज 42 है। इसकी सैलरी भी जाहिर सी बात है, एक्सपीरियंस है तो सैलरी भी ज़्यादा होनी चाहिए। सैलरी भी ज़्यादा दे दी हमने। एक और फील्ड फिल कर लेते हैं। इसका नाम मान लीजिए ब्रिजेश दे देते हैं। इसकी उम्र 28 दे देते हैं। इसकी सैलरी 32,000 दे देते हैं, 32,000 रुपये। तो ये मैंने कुछ डाटा दे दिया। अब डेटा फिल करने के बाद अगेन आप यहाँ नीचे देखेंगे अप्लाई का बटन है, अप्लाई कर दीजिएगा। वापस से अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका डेटा भी वापस से यहाँ पर फिल हो जाएगा, ठीक है। ये काम आपको कर लेना है। अगेन ये काम आप Node.js के थ्रू भी कर सकते हैं, बट वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा आपको कि आप Node.js के थ्रू स्कीमास कॉलम्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास डेटा ऑलरेडी है, बस हमें उसे दिखाना है Node.js के थ्रू में, ठीक है। तो वापस से अपने कोड पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे हमने MySQL को इंपोर्ट किया था। अब इस MySQL को सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं कनेक्शन का, कॉन्स्ट कनेक्शन। अब इस कनेक्शन के अंदर में जो MySQL है उस MySQL को कॉल करा लेंगे। कैसे कॉल कराएंगे? MySQL दिया, डॉट लगाएंगे। यहाँ पर नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, हम क्रिएट कनेक्शन को चुनेंगे। क्रिएट कनेक्शन को चुनेंगे, इसे कॉल कराया और ये कुछ चीज़ें लेता है एज अ जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या क्या चीज़ें डिटेल्स लेगा ये पहली डिटेल्स लेगा होस्ट। होस्ट मतलब आपका MySQL का होस्ट क्या है, मतलब MySQL आपका कहाँ चल रहा है। मेरे केस में वो लोकल होस्ट पे चल रहा है, आपके केस में भी आई थिंक वो लोकल होस्ट पे ही चल रहा होगा, तो ये लोकल होस्ट ही डालेगा। दूसरा जो लेगा ये यूज़र। यूज़र मेरे केस में रूट है, अगर आपके केस में आपने इंस्टॉलेशन के टाइम में कोई और नाम दिया हो तो वो आप नाम डाल सकते हैं वहाँ पर। तीसरा पासवर्ड लेगा ये, मेरे केस में जो मेरा पासवर्ड है वो ये है, आपके केस में आपने जो पासवर्ड डाल रखा हो वो आप दे दीजिएगा। तीसरा लेगा ये डेटाबेस। डेटाबेस मेरे केस में अभी मैंने बनाया था एम्प्लॉय डेटा, सॉरी मैंने बनाया था कंपनी डेटा। आपके केस में आपने जो बनाया हो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मैं एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लेता हूँ। मेरे केस में कंपनी डेटा है, करेक्ट। तो मैंने यहाँ कंपनी डेटा लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने ये डिटेल्स फिल कर दी MySQL के लिए। अब इस कनेक्शन को हम कनेक्ट कराने की कोशिश करेंगे। कनेक्ट कैसे कराएंगे? यहाँ पर हम वापस से वही जो हमने वेरिएबल बनाया है कनेक्शन का, हम वो लिखेंगे, डॉट कनेक्ट लिखेंगे और इसको कॉल कराएंगे। अब कनेक्ट कराने से ये कॉल हो चुका है, बट अगेन ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है कनेक्ट हमारा। हम उसके अंदर में एक कॉल बैक फंक्शन देंगे, वहाँ पर कुछ कंडीशंस लगाएंगे। अगर हमारे पास कोई एरर है, इफ़ एरर, तो उसको प्लीज़ थ्रो कर दीजिए, मतलब उसको दिखा दीजिए एरर को।
और ये एरर कहाँ से आएगा, ये इसके जो हमने कॉलर फंक्शन बनाया है उसके पैरामीटर्स से में डालना पड़ेगा, तो वहाँ से वो एरर मिल जाएगा। अगर एरर नहीं है तो हमें कंसोल पे दिखा दीजिए, यानी हमारे टर्मिनल पे दिखा दीजिए कि एवरीथिंग इज़ फाइन। यहाँ पर हम मैसेज में लिख देते हैं डेटाबेस कनेक्टेड। तो अगर सब कुछ सही रहेगा तो यह हमें दिखा देगा डेटाबेस कनेक्टेड। देखिए मेरे केस में सब कुछ सही था, तो मेरे नोड मॉन का जो सर्वर में चल रहा है वो उसने दिखा दिया कि डेटाबेस कनेक्टेड है। ठीक है, अब डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है तो बस हमारा काम सिंपल हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कनेक्शन और हम एक क्वेरी चलाएंगे। आपको अगर माई सीक्वल की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि माई सीक्वल क्वेरी बेस्ड काम करती है, यानी कि आप जो क्वेरीज देते हैं, उस जो कमांड्स देते हैं उस पर माई सीक्वल वर्क करता है। तो कनेक्शन डॉट क्वेरी आप लिखेंगे और अगेन ये दो पैरामीटर्स लेगा। पहला पैरामीटर आपका जो क्वेरी होगा वो लेगा और सेकंड पैरामीटर एक कॉलबैक फंक्शन लेगा। और ये हमने कॉलबैक फंक्शन बना लिया। अगेन एक कॉलबैक फंक्शन जो है दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर एरर का लेगा, मैंने एरर लिख दिया, और दूसरा जो रिजल्ट देगा, अगर कोई एरर होगा तो एरर दे देगा या फिर रिजल्ट दे देगा। तो अगेन वही कंडीशन यहाँ लिख देते हैं कि एफ एरर, तो हमें ये थ्रो कर दे एरर को, अदरवाइज हम इस रेस्ट डॉट जेएसएन को अब इसको ऊपर ले लेते हैं और अदरवाइज ये हमें रिजल्ट दिखा दे। ओके, हमने कुछ नहीं किया है, हमने एक कनेक्शन डॉट क्वेरी चलाई। क्वेरी अभी हमने डाली नहीं है। वापस से दूसरा पैरामीटर लेगा एक कॉलबैक फंक्शन। उस कॉलबैक फंक्शन दो पैरामीटर लेता है, एक एरर का एक रिजल्ट का। अगर कोई एरर आएगा तो वो एरर को थ्रो कर देगा, अगर कोई रिजल्ट होगा वो रेस्ट डॉट जेएसएन के थ्रू रिजल्ट को शो कर देगा। ठीक है, चलिए अब क्वेरी, क्वेरी तो वैसे तो बहुत सारी क्वेरीज है, बट हम एक सिंपल, अगर आपको नहीं पता क्वेरी तो आप सिंपली डेटाबेस में भी आ सकते हैं अपने वर्क बेंच में। यहाँ आके आप ये देखिए, ये है क्वेरी। अब इसका क्या मतलब है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको। अगर मैं यहाँ पेस्ट करूँगा तो इसका मतलब है कि सिलेक्ट कर लीजिए स्टार, स्टार मतलब ऑल, सब कुछ। कहाँ से, फ्रॉम कंपनी डेटा के अंदर में जो एम्प्लॉय डाटा का टेबल है वहाँ से सब कुछ सेलेक्ट कर लीजिए। यानी उस टेबल कंपनी डेटा के अंदर में एम्प्लॉय डेटा टेबल में जितना भी डेटा होगा वो सब दिखा दीजिए, सब सेलेक्ट कर दीजिए और सेलेक्ट करके इस कॉलबैक फंक्शन के थ्रू दिखा दीजिए। सिंपली ये मतलब है इसका। तो चलिए इसको रन करता हूँ एक बार। इसको मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं ये सारा का सारा डेटा हमारे पास आ गया। करेक्ट। तो थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज़ भी कर लेते हैं। तो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट एसक्यूएल क्वेरी इज इक्वल टू, अब क्वेरी में हम यहाँ पर ये वाली क्वेरी यहाँ पर दे देते हैं। कंट्रोल सी करेंगे या कंट्रोल एक्स कर देते हैं, यहाँ पर कट कर देते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसको कॉपी करके अब यहाँ पर यहाँ डाल देते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा कस्टमाइज हो गया कोड, थोड़ा सा देखने में अच्छा हो गया, थोड़ा सा शॉर्ट सुंदर सा लगने लगा है कोड। तो यहाँ पर आप जो भी क्वेरी चलाना चाहेंगे वो यहाँ पर क्वेरी आप डायरेक्टली यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, चला सकते हैं और उसी अकॉर्डिंग वो डेटा दिख जाएगा। जैसे मैं एक क्वेरी आपको कोई दूसरी चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेयर, वेयर हमारे पास नेम है, तो वेयर नेम इज इक्वल टू हमारे पास एक कैरेक्टर है अमित, अमित कुमार। तो ये अमित कुमार का ही डेटा शो करेगा। वेयर मतलब जहाँ पर नाम में, नेम में अमित कुमार है सिर्फ वही दिखाई है हमको। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अमित कुमार, शायद स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पर, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, हमने कुछ गड़बड़ी की है। ओके, यहाँ नेम नहीं है, दिस इज नॉट नेम, दिस इज EMP नेम, एम्प्लॉय नेम।
ये हमारी गलती थी। तो अब इसको अगर रिफ़्रेश करेंगे तो देखेंगे, या देख सकते हैं अमित कुमार ही ये शो कर रहा है, अब बाकी का ये डेटा नहीं दिखा रहे हैं हमको। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए यार। और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में। तब तक के लिए गुड बाय।